हेलो टू ऑल एंड वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म। सो मैं हूं अनामिका और आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम बैक ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और आज से हम जो सीरीज़ स्टार्ट करेंगे उसमें हम अपनी इंडियन पॉलिटी को कंटिन्यू करेंगे। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर प्रीलिम्स 2021 और मेंस बेसिस पे भी आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट होगा बिकॉज हम इसमें एक्सप्लेनेटरी नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। ओके, सो ये होगा आपका ऑब्जेक्टिव इंडियन पॉलिटी, जिसमें से कि मैं प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस आए हुए हैं चैप्टर वाइज उसको भी डिस्कस करूंगी। यू नो कि इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत इज वेरी बेनिफिशियल। सो एम लक्ष्मीकांत को हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिवली जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसको आप बताइएगा ज़रूर कि आपको ये कोर्स कैसा लग रहा है। Before I get continue, there is something you should know. If you want to prepare for UPSC in a very well manner, then Unacademy will help you in a very regular manner, जहाँ पे आप अपनी preparation को बेहतर कर सकते हो. These all are the information you can go through and you can take benefit by subscribing to Unacademy Plus. And after that, top educators will help you in preparing for your examination in a very well prepared manner. Okay, so these all are the things you should know about Unacademy and Unacademy Plus की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। आपको जो कोड यूज़ करना है वो रैंक 10 है ताकि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस आपको 10% डिस्काउंट के साथ। ओके, सो दीज ऑल आर द इंफॉर्मेशन, जस्ट गो थ्रू इट। आई एम गिविंग यू द स्लाइड्स। ओके, जो भी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है या प्लस सब्सक्रिप्शन है उसके जो भी रेट्स हैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको ऑप्शनल लेना है उसके लिए भी यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर फर्स्ट। सो जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा उसमें दिया हुआ है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट था इंडिया का, जैसे कि जो प्री इंडिपेंडेंस एरा से लेके हमारे इंडिपेंडेंस तक क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनली जो है डेवलप्ड किया गया, किस किस तरीके के चेंजेस किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उनको बनाने के लिए, जो कि आज हमारे पास है। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आज हमारे पास है। लेकिन इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का भी ये एक पार्ट है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। सिंस हम यहाँ पे इसको MCQs की तरह डिस्कस करेंगे तो आपको मैं कुछ नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी जो कि आपको हेल्पफुल होगा कि आप किस तरीके से अपने नोट्स बना सकते हो। आप यहाँ से गो थ्रू हो सकते हो कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम में एक क्विक रिवीजन अपना कर सको। ओके, सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए स्टार्टिंग होती है जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आ गई थी, उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने इंडिया को अपने हाथ में लेने के लिए ये सारे एक्ट्स लाने शुरू किए थे। इट वॉज जस्ट अ स्टेप फॉरवर्ड कि वो इंडिया को किस तरीके से कॉलोनाइज कर सकते थे। सबसे पहले जो एक्ट आया था उसमें था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे जो गवर्नर ऑफ बंगाल पहले थे उनको जो है यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा था। सो ऑफनली दे आस्क द क्वेश्चन कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, देन ही वाज बैरन हास्टिंग, ही बिकेम द फर्स्ट वन। सबसे पहली जो शुरुआत थी कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो इंडियन अफेयर्स को कंट्रोल करे, उसको रेगुलेट करे हर मैनर में ईस्ट इंडिया कंपनी के को रेगुलेशन के द्वारा, वो था यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को लाना। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को इंट्रोड्यूस करके ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये पहला स्टेप लिया था कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अफेयर्स थे, जो भी उनका रेगुलेशन था उसको कंट्रोल कर सके। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का निर्माण किया जिसमें गवर्नर जनरल के साथ 4 मेंबर्स होते थे। आपको मैं ये बता दूं कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव का वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का डेवलप होना और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल का डेवलप होना हर एक्ट में कुछ ना कुछ बदलाव के साथ किया गया था, जो कि मैं आपको बताऊंगी भी कि किस एक्ट के द्वारा क्या बदलाव लाए गए थे। यहाँ पे ये भी है कि एक सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट रखी गई थी फोर्ट विलियम कलकत्ता में, जो कि एक एपिक्स कोर्ट माना जाना था। 1774 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, जिसमें से कि 3 जजेस के साथ एक चीफ जस्टिस का होना तय किया गया था।
उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये हुई थी कि जो भी कंपनी के, जो भी यहाँ पे सर्वेंट्स थे कंपनी के, जो भी उसमें काम कर रहे थे, वो पहले क्या है ब्राइबरी एंड ऑल में इन्वॉल्व रहते थे। राजाओं से कुछ कभी खेत लिखवा लिया, कभी कुछ ब्राइबरी, कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट गिफ्ट ले लिए, महंगे गिफ्ट ले लिए, ये सारी चीज़ों में वो इन्वॉल्व रहते थे। लेकिन इस एक्ट के द्वारा इन सारे इंगेजमेंट को प्रोहिबिट किया था, ठीक है, हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और यहाँ पे ये सारे जो कंपनी के सर्वेंट्स थे उनको ये मनाही होती थी कि आप कोई भी पर्सनल ट्रेड नहीं कर सकते, प्राइवेट ट्रेड में आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते, या फिर कोई भी जो आपके नेटिव्स हैं, जो भी राजा महाराजा उस समय होते थे, उनसे आप कोई भी ब्राइबरी एक्सेप्ट नहीं करोगे और ना ही दोगे। दूसरी बात, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो है एस्टैब्लिशमेंट रखी गई थी, जो कि एक कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था। आपको ये भी मैं बता दूं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी जो है ना, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक और आपको टर्म आएगा बाद में सुनने को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ना, अगर ये आप कॉलोनाइज करने की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो प्रथा चली आ रही थी, तो उन्होंने इस तरीके से किया था कि यहाँ से ये बिगिनिंग थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से इन्होंने इस चीज़ को बिगिन किया। और उसके बाद जो आने वाले एक्ट थे, जैसे कि फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, 1813 का एक्ट, 1833 का, 1835 का, 1853 का एक्ट, इन सब एक्ट के बाद उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो पावर्स थे वो हर एक्ट में धीरे धीरे रिड्यूस कर दिए गए थे। तो ये सारे चेंजेस जो है यहाँ से इन्होंने लाना शुरू किया था, जो कि सबसे पहला जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो जिनको पावर्स मौजूद था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, वो हर एक्ट के द्वारा फिर बाद में चल के उसको जो है घटाया गया था। ओके, सो इसके बाद आपको जो एक्ट आया था वो था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इस यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिल सकते हैं, सिंस प्रीलिम्स में अभी तक क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग नहीं आए हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर आपको स्टेट पीसीएस एग्जाम में या फिर डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, दैट हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, देन ही वाज वारेन हास्टिंग। सो यू हैव टू मेक नोट्स ऑफ इट। मैं जो बोलती भी हूँ ना वो भी अपने आप में एक नोट्स होता है, तो प्लीज़ इसको भी राइट डाउन कीजिए, क्योंकि हर चीज़ स्लाइड में प्रोवाइड कराना इज़ नॉट लाइक ये पॉसिबल नहीं होता, और हर चीज़ अगर मैं लिख के दूंगी तो आप अपने मन से नोट्स नहीं बना पाओगे। तो ये आपको मेंस बेसिस पे भी ये जो स्टोरी की तरह मैं सुनाऊंगी वो भी इम्पॉर्टेंट होगा। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ऊपर के आ सकती है कि सुप्रीम कोर्ट जो एस्टैब्लिशमेंट रखी गई थी वो किस एक्ट के द्वारा रखी गई थी। Okay, moving on forward, we will discuss Pitt's India Act 1784. अब यहाँ पे देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस एक्ट के तहत एक चीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी वो ये था कि यहाँ पे फंक्शंस जो हैं वो डिवाइड किए गए थे। जो आपको मैंने बताया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स थे। तो कमर्शियल जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दी गई, और जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उसका कंट्रोल किसके पास था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। तो जो फंक्शंस थे उसका डिवाइडेशन इसी एक्ट के द्वारा किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद पिट्स इंडिया एक्ट लाने का बस इतना सा ही मकसद था कि जो भी डिफेक्ट्स रह गए थे 1773 के एक्ट में उसको पूरा किया जा सके, इसीलिए ये एक्ट लाया गया था। लेकिन फिर भी ये एक्ट भी बहुत ही मामलों में जो है कारगर साबित नहीं हुआ था। दो ये सिर्फ करेक्शन के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, बट इसने इतनी भी अच्छी कोई खास छाप नहीं छोड़ी। उसके बाद एक दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि यहाँ पे जो गवर्नर जनरल काउंसिल की स्ट्रेंथ थी वो रिड्यूस कर दी गई थी, जो कि रिडक्शन करने के बाद यहाँ पे इसकी जो क्षमता है वो 3 तक ला दी गई थी। अब आपको मैंने बताया कि जो गवर्नर जनरल काउंसिल है उसकी भी जो लिमिटेशन होती है वो भी आगे के एक्ट में काफ़ी ज़्यादा रेगुलेट किया गया था। जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 का, उसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें लिमिटेड था इन्फ्लुएंस गवर्नर जनरल का। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी लिमिटेड था, और यहाँ पे इनको ये दिया गया था हक कि वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं काउंसिल ऑफ 4 को। 4 मेंबर्स काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में होने थे, जो कि कौन इलेक्ट करता था, वो कंपनीज के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो इलेक्ट करते थे इसके काउंसिल के 4 मेंबर्स को, जिसको कि यहाँ पे घटा के
अगले एक्ट में 3 कर दिया गया था। अब इसके आगे भी आप जाओगे ना तो भी इसमें बहुत सारी मतलब रिडक्शन किए गए थे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, पहले 1773 में इसकी क्षमता 4 थी, उसके बाद स्ट्रेंथ इसकी घटा के 3 कर दी गई। फिर इसके बाद 1858 का जब एक्ट आया तो ये जो काउंसिल थी लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये ट्रांसफॉर्म कर दी गई किसमें, इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और इसमें जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, जिनको कि ये पावर दिया गया था कि वो मेंबर्स को इलेक्ट कर सकते थे, वो भी इनसे छीन लिया गया था। अब इनको ये पावर नहीं रह गई थी, 1858 में इनको ये पावर नहीं रह गई थी कि ये मेंबर्स को, काउंसिल के मेंबर्स को इलेक्ट कर सकते थे। उसके बाद अगर आप चलते हो 1861 के एक्ट में, तो जो काउंसिल था उसको एक प्रॉपर नाम दिया गया था, या तो उसको गवर्नर जनरल काउंसिल कहा जाता था या फिर इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम दिया गया था। और जो गवर्नर जनरल थे, यहाँ पे उनको एक और पावर दी गई थी कि वो इन 4 मेंबर्स, इन 3 मेंबर्स के अलावा भी यहाँ पे इस काउंसिल में 6 से 12 और एडिशनल मेंबर्स को अपॉइंट कर सकते थे। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का था। इसके बाद 1892 का जब एक्ट आया तो उसमें जो है नंबर जो था लेजिस्लेटिव मेंबर्स का, उसको इंक्रीज किया गया था। मतलब कि मिनिमम इसको 10 रखा गया था और मैक्सिमम 16 तक रखा गया था। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है 1892 के एक्ट में लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार जो मेंबर्स थे उनको क्वेश्चन अराइज करने का अधिकार दिया गया था। वो बजट को, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसको डिस्कस कर सकते थे, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन तब भी यहाँ पे थे, जैसे कि उनको कोई वीटो पावर नहीं था, वोटिंग पावर नहीं था उनको। ठीक है, तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का कैसे कैसे बदलाव हुआ ये मैं आपको बता रही हूँ। फिर 1909 में क्या हुआ, जो नंबर थे मेंबर्स के लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनको इंक्रीज करके 60 कर दिया गया था, जिसमें से कि 27 जो है इलेक्टेड होने थे। 1919 का जब एक्ट आया तो जो इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसको मतलब कन्वर्ट कर दिया गया था बाई कैमरल लेजिस्लेचर में, जिसमें से कि एक अपर हाउस होना था और एक लोअर हाउस होना था। अपर हाउस को कोर्ट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे और लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली कहते थे। और उसके बाद जो फाइनल इसमें चेंज आया था वो हुआ था 1947 में, जब इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और इसके जो अपर हाउस और लोअर हाउस थे दोनों डिसॉल्व कर दिए गए थे, और उसके बाद इसको रिप्लेस किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। ये आपका मैंने बताया कि किस तरीके से इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो है चेंजेस होते गए सिंस 1773 ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, मूविंग ऑन फॉरवर्ड, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइडेड द सेटिंग अप ऑफ अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन, दो through which the British government could fully control the British East India Company's civil, military and revenue affairs in India. So of course मैंने आपको अभी भी बताया कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसके तहत ये जो है यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। सो यहाँ पे ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है वो आपके पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आया था। तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया and except the trade in tea and trade with China. It asserted the sovereignty of British crown over the Indian territory held by the company. The revenue of India were now controlled by the British Parliament. So कौन-कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं आपसे ये पूछा जा रहा है। सो अगर आपने ये पढ़ा है तो आप ये इसका आंसर गेस कर सकते हो, अदरवाइज आंसर इज हियर दैट आंसर ए इज कम्प्लीटली राइट। मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन थर्ड इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे जो कंपनी को पोजीशन मिला था टेरिटरी के लिए वो रिटेन रखा गया था, और उसके बाद रिवेन्यू के लिए भी इसको रिटेन रखा गया था 20 ईयर्स के लिए विदाउट प्रेजुडाइज टू द सोवेनिटी ऑफ द क्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, आप इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो कि इसमें जो है इन्होंने कंपनी की जो मोनोपोली थी ओवर इंडियन ट्रेड वो टर्मिनेट कर दी गई थी, एक्सेप्ट
इसमें रियायत बस इतनी दी गई थी कि टी एंड ट्रेड विथ चाइना कॉन्टिन्यूड रहेगा, और उसके बाद जो ट्रेड विथ इंडिया है वो सारे ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के लिए ओपन रहेगा। ये आपको यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ यहाँ पे ये दो रियायतें दी गई थी। इन्होंने एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इंट्रोड्यूस की थी उसमें ये था कि इंडियन पॉपुलेशन की एजुकेशन के लिए इन्होंने 1 लाख रुपए की राशि जो है वो अलॉट करने की घोषणा की थी। और उसके बाद पहली बार इन्होंने रिलीजियस मैटर में अपना हस्तक्षेप किया था बाय परमिटिंग द क्रिश्चियन मिशनरी कि वो क्रिश्चियनिटी को इंडिया में फैला सकते थे, उसका प्रचार प्रसार कर सकते थे। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि चार्टर एक्ट 1813 के तहत ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार रिलीजियस मैटर में अपना हस्तक्षेप करना शुरू किया था। तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट थी वो लोगों को टैक्स आउट कर सकती थी, एम्पावरमेंट इनको ये दी गई थी, जो कि सब्जेक्ट टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसके अंडर में ही रखा जाना था। उसके बाद आपका आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये एक्ट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे उभर के आता है वो ये कि पहले गवर्नर ऑफ बंगाल होते थे, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहे जाने लगे, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहे जाने लगे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए थे, जो कि इंट्रोड्यूस किस एक्ट के द्वारा किया गया था? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट दिस एक्ट। और ये एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें फाइनल स्टेप जो है सेंट्रलाइजेशन के लिए वो लिया गया था। मतलब कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है ना, पावर को सीमित कर देना गवर्नर जनरल तक, मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उसके कुछ ऐसे अधिकारी थे जिनका ये मानना था कि अगर आप पावर्स इंडियन के हाथों में सौंपोगे तो फिर हमारे पास कंट्रोल ज़्यादा नहीं रहेगा, जो हम एक अपना यहाँ पे दबदबा कायम करना चाहते हैं या जो कॉलोनाइजेशन हम करना चाहते हैं वो हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पावर को सेंट्रलाइज करो। और इस एक्ट के द्वारा इन्होंने एक फाइनल स्टेप लिया था कि हम सेंट्रलाइजेशन की तरफ रुख करेंगे। ओके, मूविंग ऑन फॉरवर्ड, इसके बाद जो एक्ट आता है वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जिसमें से कि जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी उसके फंक्शंस को सेपरेट किया गया था। लेजिस्लेटिव जो चीज़ें थी और जो एग्जीक्यूटिव चीज़ें थी वो दोनों फंक्शंस जो है वो सेपरेट किए गए थे। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया था और एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया था, और इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 नए एडिशनल मेंबर्स का इंट्रोडक्शन होना था, जिसमें से कि 4 जो मेंबर्स थे वो लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी उस टाइम में, जैसे कि मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा, उनके द्वारा अपॉइंट होने थे। और पहली बार जो आपका इंडियन सिविल सर्विसेज का को हर किसी के लिए ओपन किया गया था एक कंपटीशन बेसिस पे, कि भाई कंपटीशन होगा, जो उसमें पास करेगा वो उसमें भर्ती हो सकता है। तो जो एक सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन है फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज वो इंट्रोड्यूस किया गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के द्वारा। ये क्वेश्चन आ भी चुका है और ये क्वेश्चन बन भी सकता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इस एक्ट की वो ये थी कि एडिशनल मेंबर्स जो यहाँ पे ऐड किए गए थे ना, उसके बाद जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो मैंने बताया इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है थी यहाँ पे गवर्नर जनरल की, उसके पावर कैसे कैसे जो है वो इंक्रीज किए गए थे, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पावर कैसे कैसे डिक्रीज किए गए थे। ओके, उसके बाद जो एक्ट आया वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये जो एक्ट था ये अपने आप में ही एक बहुत, इसको कहा जाता है ना कि फर्स्ट म्यूटनी ऑफ इंडिपेंडेंस, बहुत लोग इसको ऐसा कहते हैं कि अगर उस समय हम जीत गए होते तो शायद हम आज़ाद हो जाते, लेकिन ये इतना आसान था नहीं।
तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं जो कि आपको बहुत डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। इसके सोशियो रिलीजियस अलग रीजंस थे, इसके रिलीजियस व्यूज़ अलग थे और रीजंस अलग थे, इसका इकोनॉमिक एक रीज़न अलग था, कल्चरल रीज़न इसका एक अलग था। तो एक सिपोई म्यूटिनी को आप कह सकते हो, जो 1857 का सिपाही विद्रोह था, वो सबसे बड़ा रीज़न बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को लाने के लिए। जब सिपाही विद्रोह हुआ था ना, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ये बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि अब वो इंडिया के को कोई भी ऐसा यहाँ के लोगों को मौका नहीं दे सकती कि इनकी सत्ता इनसे छिन जाए, क्योंकि एक बार जब विद्रोह होता है तो फिर उसको मतलब काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसको दबाने के लिए। तो अब वो ऐसा कुछ भी नहीं इनको मौका देना चाहती थी कि ऐसा फिर कोई विद्रोह उनके सामने उठ के खड़ा हो, और इसीलिए इन्होंने ये एक्ट लाया था। अब इन्होंने इस एक्ट को लाके सबसे पहला जो काम किया ना, वो ब्रिटिश पोजीशन जो थी इंडिया में उसको डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से हटा के अपने हाथों में ले लिया। ब्रिटिश क्राउन ने अपने अंडर सारे पोजीशंस ले लिए इंडिया के। यहाँ पे इन्होंने जो पावर दिया, मेन पावर जो दिया, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को नहीं दिया। एक नई वर्ड इन्होंने इंट्रोड्यूस करी, नई स्टैब्लिशमेंट रखी, जिसको कहा जाता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक ऐसा यहाँ पे रोल प्ले करना था जो कि ब्रिटिश इंडिया में यहाँ पे पोजीशन अपनी बना सके। इसकी जो अबॉलिशमेंट जब करी इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को हटा के, उसके बाद ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इन्होंने जो सारी पावर्स इन दोनों को मिल रखी थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, उसके हाथों से हटा के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दे दी। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट था, जो कि आपको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको इन्होंने अबॉलिश कर दिया। और उसके बाद इन्होंने एक जो रोल है, मेन रोल है, वो इसको दिया था कि यहाँ पे एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होंगे उनके हाथों में ज़्यादा पावर रहेगी। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट है जो इंट्रोड्यूस किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा 1784 में, वो किस एक्ट के तहत अबॉलिश किया गया? तो वो अबॉलिश किया गया था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत। ओके, मूविंग ऑन फॉरवर्ड, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया स्ट्रेंथन द वाइसरॉयज अथॉरिटी ओवर हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय सब्सटीट्यूटिंग पोर्टफोलियो और डिपार्टमेंटल सिस्टम फॉर कॉर्पोरेट फंक्शनिंग? ये आपके 2002 के प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसका आंसर है 1861 का एक्ट। 1861 का जो एक्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद आया था, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हुई थी वो था पोर्टफोलियो सिस्टम का इंट्रोडक्शन। यहाँ पे वाइसरॉयज के जो काउंसिल थे उसमें सबसे पहली बार जो इंडियंस हैं उनको रिप्रेजेंटेशन देने की बात की गई थी, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में उस समय 3 इंडियंस की एंट्रेंस भी हुई थी। अब यहाँ पे जो एंट्रेंस हुई थी उसमें इन्होंने एक चीज़ और रखी थी कि प्रोविजंस जो थे, जो एंट्री होनी थी इंडियंस की वाइसरॉयज के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी हो सकते थे। और इन्होंने एक एस्टैब्लिशमेंट रखी थी लेजिस्लेटिव काउंसिल की प्रोविंसेस में, जिसमें से प्रोविंसेस आते थे बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस और पंजाब के। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने आपको बताई, पोर्टफोलियो सिस्टम यहाँ पे रिकग्नाइज कर दिया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। अब आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इसके पहले के एक्ट में हमने देखा कि एक सेंट्रलाइजेशन के लिए इन्होंने एक बहुत फाइनल स्टेप लिया था। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत एक सेंट्रलाइजेशन वाली इन्होंने स्टेप ली थी। अब लेकिन यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि इस एक्ट के द्वारा इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो करना शुरू किया था, क्योंकि इनको 1858 के 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद ये ऐसा कोई मौका देना नहीं चाहते थे। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन करने का मतलब ये नहीं था कि इन्होंने पावर्स भी डिसेंट्रलाइज कर दिए गए थे, नहीं, पावर गवर्नर जनरल के हाथ में ही था। ये बस दिखाने को एक डिसेंट्रलाइजेशन का दौर इन्होंने शुरू किया था, जिसमें से जो लेजिस्लेटिव पावर्स थे मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के, जो उनसे छीन लिए गए थे, वो इन्होंने उनको वापस लौटा दी। लेकिन स्टिल जो मेन पावर्स थे वो अब भी गवर्नर जनरल के हाथों में थे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
Okay, moving on forward, the next act was Indian Council Act of 1892. इसमें एक लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सपेंशन आप कह सकते हो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को थोड़ा और एक्सपैंड कर दिया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल आपका 1773 के एक्ट के बाद से ही बहुत सारे उसमें मतलब थोड़ा ईज करता है उसको शुरू कर दिया गया था। 1773 के एक्ट में इस जहाँ पे उसकी इस्टेब्लिशमेंट में काउंसिल में 4 मेंबर होने थे, पिट्स इंडिया एक्ट में इसको घटा के 3 कर दिया गया था। फिर उसके बाद जो काउंसिल है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जिनको पावर्स था कि वो मेंबर्स को इलेक्ट कर सकते थे, वो पावर उनसे छीन लिया गया। 1861 में भी इनको जो है एडिशनल मेंबर्स 6 से 12 एडिशनल मेंबर अपॉइंट करने की सुविधा दी गई, एम्पावरमेंट की गई। 1892 के एक्ट में ही ये किया गया था कि जो नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे उसको इंक्रीज किया इन्होंने, 10 मिनिमम हो सकते थे और मैक्सिमम 16 हो सकते थे। और पहली बार यही एक ऐसा एक्ट था जिसमें पहली बार हमें क्वेश्चन अराइज करने का अधिकार दिया गया था। द मेंबर्स वेयर अलाउड टू आस्क क्वेश्चन एंड डिस्कस द बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो डिस्कस कर सकते थे, बट with some restriction, like they cannot ask, they cannot vote it, and they cannot veto, they did not have this veto power for this. Okay, so voting power इनके पास नहीं था, ये सबसे बड़ी restriction थी। आप बस डिस्कस कर सकते हो, लेकिन डिस्कशन का क्या जब उसका कोई रिजल्ट ना हो, राइट। लेकिन फिर इसमें भी और भी आगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में और भी चेंजेस किए गए। नंबर जो थे मेंबर्स के लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो इंक्रीज कर दिए गए थे 60 का 1909 में, जिसमें से कि 27 इलेक्टेड होने थे। और 1919 में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने जो की थी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको बाइकैमरल बनाया था विद अ अपर हाउस एंड अ लोअर हाउस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो यहाँ पे थे उसमें सेंट्रल भी थे और प्रोविंशियल भी थे, और जो सेंट्रल थे मेंबर्स उनको इंक्रीज किया गया था और वो वायसरॉय के द्वारा नॉमिनेट होने थे, लेकिन जो प्रोविंशियल थे वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेटेड होने थे। इसके बाद जो एक्ट आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्ट था, जिसमें से कि मतलब एक चीज़ आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में जो ट्रांसफ़र है पावर का ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में दे दिया गया था, राइट। उसके बाद फिर एक्ट आया तो पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, उसके बाद फिर जब ये एक्ट आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको कि हम मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि मॉर्ली उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो वाइसरॉय थे। यहाँ पे इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का इंट्रोडक्शन किया, और जिसके बाद इन्होंने कम्युनलिज्म की नींव रखी, मतलब कि भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया इन्होंने, है ना, फूट डालो और राज करो वाली नीति। तो सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स के लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस करी, और उसके बाद डायरेक्ट इलेक्शंस जो होने थे लेजिस्लेटिव काउंसिल का, उसको भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये हुई थी कि वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार एक इंडियन मेंबर को यहाँ पे लिया जाने के लिए बात की गई थी, जिसमें से कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वो पहले ऐसे मेंबर बने थे एज अ लॉ मेंबर। और फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो 60 कर दी गई थी, 16 से हटा के। मैं आपको पहले भी अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है लेजिस्लेटिव काउंसिल में किस किस तरीके के चेंजेस हुए थे, वो आप राइट डाउन कर लीजिए। अगर आपने नहीं सुना तो थोड़ा सा पीछे जाइए और उसको सुनिए और उसको लिख लीजिए। Question is, the first Indian to be appointed as a law member to the Viceroy's Executive Council was, of course, it was Satyendra Prasad Sinha. ओके लेकिन एक क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया में हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। सो ही वाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू के टेन्योर में काम किया था। 1947 से 1951 का टेन्योर था उनका। सो आप ये ध्यान में रखिएगा, इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो था वो किस बेसिस पे लाया गया था, तो 1919 का जो एक्ट है उसको हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। सो ये जो है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 के तहत लाया गया था, जिसमें से कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो था कि इसमें डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंसेस में, सेंटर में नहीं, प्रोविंसेस में।
आप इसके फीचर्स देखिए। ये जो है सबसे जो इस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए एक स्टेप लिया जाना था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत लिया गया था। एक अगर आप पूछोगे ना इसका सोल पर्पस क्या था, तो सोल पर्पस इस एक्ट को लाने का बस यही था कि इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिले गवर्नमेंट में, ये इंश्योर करना था इन्हें। ये चाहते थे कि ये इंडियंस के रिप्रेजेंटेशन को गवर्नमेंट में इंश्योर करे, और उसके बाद फिर ये भी चाहते थे कि रिफॉर्म लाए जाएं। और रिफॉर्म लाने के लिए इन्होंने दोनों लेवल पे रिफॉर्म किया, सेंट्रल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी। एक इम्पॉर्टेंट चीज इस एक्ट की ये थी कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था उसको बहुत ज़्यादा इन्होंने पावरफुल बनाया, और उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव भी, जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो भी इन्होंने इसको काफ़ी हद तक स्ट्रेंथन किया था इस एक्ट के तहत। तो आप ये कह सकते हो कि अगर प्रोविंसेस में जो एग्जिस्टेंस होती है सेल्फ गवर्नमेंट की, वो किस एक्ट के द्वारा लाई गई थी? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट which act led to the existence of provincial self government in India, then this was गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस वर्ड को आप लिख लीजिए बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था बाइकैमरलिज्म। मैंने आपको बताया अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों बनाए गए थे। डायरकी को प्रोविंसेस में डुअल गवर्नमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था इन्होंने, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। तो जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे वो गवर्नर जो थे वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, लेकिन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में गवर्नर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। अब यहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट होती है पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया की, वो इसी एक्ट के तहत रखी गई थी, इस्टेब्लिशमेंट रखी गई थी। और सेपरेट इलेक्टोरेट का इन्होंने जो है जो इन्होंने 1909 के एक्ट में इंट्रोड्यूस किया था सेपरेट इलेक्टोरेट, उसको और बढ़ाया। सिर्फ मुस्लिम को उस समय इंट्रोड्यूस किया था, और यहाँ पे इन्होंने सिख, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियन और यूरोपियंस, इनके लिए भी ज़्यादा इसको बढ़ाया। और उसके बाद फिर राइट टू वोट को भी एक्सटेंड किया इन्होंने। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 10% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उसको वोटिंग राइट इस एक्ट के तहत दी गई थी। Consider the following. Under the Government of India Act 1919, the Indian legislature was made more representative and for the first time bicameral, and Government of India Act 1935 prescribed a federation taking the provinces and the Indian states as a unit. Definitely both these statements are correct. आपको पता है बाइकैमरल बनाया गया था, अपर हाउस और लोअर हाउस। डायरकी जो है वो प्रोविंसेस में, है ना, प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस की गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिस एक्ट लेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोविंशियल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। अब आपको एक चीज़ और मैं बताऊं, इस एक्ट के बहुत सारे आउटकम्स थे। ये जो 1919 का एक्ट था ना, इसको ये कहा जा सकता है इसने कम्युनलिज्म को बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया। जो मासेस में डिससेटिस्फैक्शन था वो इस एक्ट के बाद ज़्यादा होना शुरू हुआ। उसके बाद रॉलेट एक्ट का आना भी इसी एक्ट के तहत हुआ था। इनैक्टमेंट जो है रॉलेट एक्ट का इसी एक्ट के बाद हुआ था, जिसमें से कि गवर्नमेंट को एक ऑथराइज्ड ये प्राप्त था कि वो किसी भी पर्सन को विदाउट ट्रायल और जो है वो इम्प्रिजन कर सकती थी और कन्विक्शन कर सकती थी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। और उसके बाद ये जो एक्ट था उसने इनेबल किया था गवर्नमेंट को कि वो एक जो राइट्स होते हैं हमारे हेबिस कॉर्पस, उसको सस्पेंड कर सके। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विच एक्ट इनेबल्ड द गवर्नमेंट टू सस्पेंड द राइट ऑफ हेबिस कॉर्पस, देन दिस वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। आपको पता है जो भी रिट्स के बारे में अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आगे मैं बताऊंगी उसके बारे में। 5 हैं, जिसमें से कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका एक हैबिस कॉर्पस है, मैंडेमस है, सेचुरारी है और कोवेरेंटो है। ये सारे जो हैं रिट्स ये हमें प्राप्त हैं, और इसमें जो है हैबिस कॉर्पस को सस्पेंड करने के लिए इनेबलमेंट जो हुई थी वो आपके इसी एक्ट के द्वारा हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ऐसा कहा जाता है कि ये हमारे आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए एक नींव था, क्योंकि मोर देन हाफ ऑफ द थिंग्स जो है हमने यहीं से बोरो किया है। ओके हमने बहुत सारे देशों से बोरो किया है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा बोरो किया है। तो इस एक्ट ने इस्टेब्लिशमेंट रखी ऑल इंडिया फेडरेशन की। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि दिस एक्ट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक ऐसा एक्ट था जिसने
यहाँ पे इंडियन स्टेट को एज अ यूनिट इंट्रोड्यूस किया था। बाइकैमरलिज्म भी था यहाँ पे। डायरकी जो है वो सेंटर में इंट्रोड्यूस की गई थी। प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी प्रदान की गई थी यहाँ पे, और जो यहाँ पे डायरकी प्रोविंसेस में थी ना, उसको अबॉलिश कर दिया गया था, क्योंकि डायरकी अब यहाँ पे डुअल गवर्नेंस जो है वो सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। डिवीजन ऑफ पावर्स भी किया गया था सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में, जिसमें 3 लिस्ट बनाए गए थे। एक फेडरल लिस्ट होना था, एक प्रोविंशियल लिस्ट होना था, और कंकरेंट लिस्ट होना था, जिसके अलग अलग नंबर्स थे। और उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरस जो था उसको और ज़्यादा इन्होंने बढ़ाया। सिख, एंग्लो इंडियन, यूरोपियंस के अलावा भी लेबर, डिप्रेस क्लासेस और वुमेन के लिए भी इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया। और बर्मा और एडन जो है वो इंडिया से कार्व्ड आउट कर दिए गए थे, और इन्होंने एक फेडरल कोर्ट की स्थापना रखी थी, और इंडियन काउंसिल को अबॉलिश कर दिया गया था, और आरबीआई की स्थापना भी इसी एक्ट के तहत की गई थी। ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इस एक्ट के। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द विच स्कीम। ऑफ कोर्स अभी बताया मैंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ये पावर जो है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट के बीच में वो किया गया था। 2005 का ये क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट एंड ऑलरेडी अ फेडरेशन एट द सेंटर। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। और इसमें और भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जिसमें से कि ये एक था कि जो इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 रेसिडरी पावर किसको दिए गए थे। तो रेसिडरी पावर जो है यहाँ पे गवर्नर जनरल को दिए गए थे। यहाँ पे इस एक्ट के कुछ और इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे, जिसमें से ये भी था कि ट्विन फीचर इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने। प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी थी और ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना करी थी। मतलब एक फेडरल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट जो है इसी एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर यहाँ पे जो लेजिस्लेचर थी उसके पावर्स को भी इंक्रीज किया गया। रेसिडरी पावर जो है वो वाइसरॉय को दिए गए। काउंसिल ऑफ इंडिया को इन्होंने अबॉलिश किया, राइट। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इसको अबॉलिश करके इन्होंने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट रखी थी। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर इस एक्ट का ये है कि इन्होंने फेडरल कोर्ट की स्थापना भी कर दी थी। आरबीआई की स्थापना भी इसी एक्ट के साथ की गई थी। डायरकी सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया था, प्रोविंसेस में हटा के, राइट। प्रोविंसेस को यहाँ पे ऑटोनॉमी दी गई थी। डायरकी सेंट्रलाइजेशन जो है सेंटर का किया गया था। अब सबसे लास्ट एक्ट आपका ये था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। आपको इस एक्ट के बारे में पता ही है कि इस एक्ट के बाद ही पार्टीशन हो गया था। जो इंडिया है और पाकिस्तान एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट, एज अ सोवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट जो है डिक्लेयर कर दिए गए थे। और यहाँ पे बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पंजाब और बंगाल जो है वो पार्टीशन के लिए वोट आउट कर सकते थे। असेंबली ऑफ सिंध वाज गिवन द चॉइस कि अगर उनको ज्वाइन करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को या नहीं करना है, और इन्होंने ये किया था डिसाइड कि इन्हें पाकिस्तान ज्वाइन करना है, सिंध वाला जो रीजन है। उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंसेस में रेफरेंडम कराए गए थे, जिसमें से कि सिलहट डिस्ट्रिक्ट भी शामिल था, और इनको ये रेफरेंडम के द्वारा डिसाइड करना था कि ये किस कंट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं। फिर उसके बाद रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेंटर और प्रोविंसेस दोनों में स्टैब्लिश की गई थी। वाइसरॉय जो थे अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहे जाने थे। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे इंडिया के लिए बनाए गए थे, और जिन्ना पाकिस्तान के लिए। फिर स्टैब्लिश करी थी इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ कॉमनवेल्थ इसी एक्ट के द्वारा। और बाउंड्री जो है हमारे यहाँ पे जो यहाँ पे दोनों देशों को जो डिवाइड करती है, वो बाउंड्री यहाँ पे रैटक्लिफ लाइन जो है वो यहाँ पे इस कमीशन, बाउंड्री कमीशन के द्वारा डिमार्केट करने के लिए दोनों स्टेट को ये बिठाई गई थी। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि कौन सा जो है कोड आप कैसे इसको मैच करोगे। चार्टर एक्ट में क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, एक्ट ऑफ 1858 में क्या था, और पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था। मैं ये सारी चीज़ें आपको बता चुकी हूँ, तो इसको आप देखिए कि कौन सा मैच करता है, कौन सा सही है। यहाँ पे आपको आंसर भी कोड्स भी दिए गए हैं और आंसर भी दिया गया है। आंसर ए इज़ करेक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 का था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। Which of the following provision was not made in the Charter Act of 1833? तो आपको बताया मैंने 1830 का जो एक्ट था उसमें मोनोपोली एंड कर दी गई थी, बट
टी एंड ट्रेड विद चाइना जो है उसको रिटेन रखा गया था। अब 1833 में के एक्ट में क्या हुआ था, ये आपको मैंने बताया है कि जो भी अबॉलिशमेंट होनी थी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ की, वो भी क्या ख़त्म कर दिया गया था, राइट। तो यहाँ पे एक इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ लॉ मेंबर बट नॉट स्पेसिफिकली टू बी एन इंडियन। ये जो है इस एक्ट के द्वारा नहीं किया गया था, इस एक्ट में ऐसा कोई फीचर था ही नहीं। यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर था 1833 के एक्ट का कि जो टी एंड ट्रेड विद चाइना था वो भी इन्होंने हटा दिया था, और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ जो थी पूरी तरीके से ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक ट्रेडिंग जो बॉडी थी उससे हटके अब ये गवर्निंग बॉडी बन के रह गई थी। और उसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहे जाने लगे थे, और उसके बाद जो भी लॉ मेकिंग पावर्स थे वो गवर्नर जनरल के हाथों में सौंप दिया गया था। लेकिन ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, लॉ मेंबर की जो इंट्रोडक्शन थी वो 1919 के एक्ट में की गई थी। Consider the following statement. Charter Act 1853 abolished East India Company monopoly of trade Indian. Under the Government of India Act 1858, the British Parliament abolished the rule of East India Company and undertook the responsibility of ruling India. Definitely both the statements are correct. Second statement is correct. चार्टर एक्ट 1853 के तहत नहीं, आपके चार्टर एक्ट 1813 के तहत जो है वो अबॉलिशमेंट हुई थी जो इंडियन ट्रेड की मोनोपोली है, और एक्सेप्ट द टी एंड ट्रेड विद चाइना, राइट, जो कि 1833 के एक्ट के बाद अबॉलिश की गई थी। रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड विलियम बेंटिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, राइट। तो वारेन हास्टिंग जो थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ना कि आपके विलियम बेंटिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका सेकेंड चैप्टर है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसको भी हम एमसीक्यूज के तहत डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। ये लेसन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको हिस्ट्री का जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है उसमें भी ये है, और आपके कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आपके पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर यही है। सो आई होप कि ये सीरीज़ आपको अच्छी लगे और आपको पूरी लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी है वो इसी ऑब्जेक्टिव बेसिस पे और एक्सप्लेनेटरी नोट्स के साथ में प्रोवाइड कराऊंगी। अगर आपको ये लेसन अच्छा लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। हाँ, ये लेसन थोड़ा लंबा जाएगा बिकॉज़ ये लेसन कुछ जो इसके लेसन्स हैं वो काफ़ी लेंदी हैं, कुछ काफ़ी शॉर्ट्स भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर लेसन लेंदी होगा, लेकिन जो आपको एमसीक्यूज जितने जानने चाहिए वो यहाँ पे आपको सारे प्रोवाइड कराए जाएंगे। Stay tuned with us, and if you're having any query, type it in comment box. It's Anamika signing off. Take care of yourself and be safe. Bye bye.